हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और फॉरेन एक्सप्रेशंस के बारे में। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले सेशन में हमने सीखा था कि किस तरह से फॉरेन एक्सेंट को पहचाने, दूसरे सेशन में हमने सीखा कि किस तरह से उस टोन में बात करें, और तीसरे सेशन में हम सीख रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से फॉरेन एक्सप्रेशंस हैं जो कि फॉरेनर्स यूज करते हैं और हम लोग समझ नहीं पाते कि उनके कहने का क्या मतलब है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज माडी, यू आर वाचिंग मैथ्स इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले एक्सप्रेशन से, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, द लास्ट स्ट्रॉ। द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है स्टॉप बियरिंग, मतलब कि कुछ सहना अब छोड़ देना। क्यों छोड़ देना? क्योंकि आप उसे बहुत पहले से या बहुत समय से सहन करते आ रहे हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई गाड़ी है और आपको परेशान पे परेशान किए जा रही है कि बार बार बंद हो रही है, चल नहीं रही है, तो आपने क्या कहा, अब बस बहुत हुआ, मैं इसको बेच दूंगा। इसी तरह से आपने कहीं ज्वाइन किया और आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही, तो आप क्या कहेंगे, अब बहुत हुआ, मैं इस जॉब को छोड़ दूं क्योंकि मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो चीजों को सहना, मतलब कि बहुत दिनों से आप सहन कर रहे हैं लेकिन अब वो आपकी अति, मतलब कि आपके पेशेंस से बाहर हो गई है, तब हम यूज करते हैं द लास्ट स्ट्रॉ का। सेंटेंस देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। Although he short-tempered, but it was the last straw when he insulted me in front of everyone. Foreigners इसे किस तरह से कहते हैं? Although he short-tempered, but it was the last straw when he insulted me in front of everyone. मतलब कि ये उसका आखिरी दिन था जब उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती करी। माना कि वो बेइज्जती करता है, माना कि वो गुस्सैल है तो कभी कभी बेइज्जती कर देता है, लेकिन सबके सामने बेइज्जती कर दी मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। तो वो आखिरी दिन था, मतलब उसके बाद उसने उस चीज को सहना बंद कर दिया। काफी दिनों से वो देखते हुए आ रहा है कि वो गुस्सैल है, लेकिन जैसे ही उसने सबके सामने उसकी बेइज्जती करी, उसका दिमाग घूम गया। इस तरह से हम यूज करते हैं द लास्ट स्ट्रॉ का, मतलब किसी भी काम का आखिरी दिन। इस तरह से उसे आप याद रख सकते हैं। दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ, माई बाइक ब्रोक डाउन थर्ड टाइम। माई बाइक ब्रोक डाउन थर्ड टाइम, आई नीड टू बाय न्यू बाइक। सिंपल। तो जब भी आपकी गाड़ी खराब हो जाए, बहुत दिनों से, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि बहुत ज्यादा हो गया, आपकी गाड़ी खराब होती जा रही है, तो कहेंगे दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ, नाउ आई नीड टू बाय न्यू बाइक। इस तरह से आपको यूज करना है द लास्ट स्ट्रॉ का। मतलब अगर कोई चीज बहुत ज्यादा रेगुलरली आपको परेशान कर रही, तो आप उसे छोड़ना चाह रहे हैं, तो आप उसे द लास्ट स्ट्रॉ के यूज से कहते हैं। This is the last straw. She's not talking to me for a long time. Now I'm gonna block her. Now I'm gonna block her. Now I'm gonna block her. Now I am going to block her. Now I'm gonna block her. This is the last straw. She is not talking to me for a long time. Now I'm gonna block her. मतलब ये बस बहुत हुआ, उसने मुझसे बहुत दिनों से मुझसे बात नहीं कर रही, अब मैं उसे ब्लॉक करने वाला हूं। इस तरह से आपको यूज करना है द लास्ट स्ट्रॉ का। जब फॉरेन टोन में आप कहेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। This is the last straw. She is not talking to me for a long time. I'm gonna block her. I'm gonna block her. I'm gonna block her. I'm gonna block her. अगला एक्सप्रेशन, I am about to flip out. I am about to flip out का मतलब होता है अब मैं गुस्सा होने वाला हूं। I am going to lose my temper. मैं अपना गुस्सा अब कंट्रोल नहीं कर सकता, अब मैं गुस्सा होने वाला हूं क्योंकि ऐसा कुछ घटित हो गया है जिससे मुझे गुस्सा होना पड़ेगा। अब मैं हरा पहाड़ बनने वाला हूं। Now I am about to lose my temper means now I am going to flip out. किस तरह से इसे यूज करेंगे सेंटेंस में, आइए देखते हैं। My boss flipped out suddenly when our company didn't get the project. My boss flipped out suddenly when our company didn't get the project. मतलब कि हमारे बॉस जो है वो गुस्से में आ गए। क्यों गुस्से में आ गए? क्योंकि हमने कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं मिला। इस तरह से इसको यूज करना है। तो जब भी कोई कारण हो गुस्सा होने का, तब हम फ्लिप आउट का यूज करते हैं। इसी तरह से टीचर विल फ्लिप आउट व्हेन ही फाइंड्स आउट वी डिडंट डू द होमवर्क। मतलब कि टीचर हम पर गुस्सा होंगे जब उन्हें पता लगेगा कि हमने होमवर्क नहीं किया है। इस तरह से हमें यूज करना है इस पर्टिकुलर वर्ड फ्लिप आउट का, जिसका मतलब होता है अचानक से गुस्सा हो जाना। फ्लिप आउट की तरह ही एक और एक्सप्रेशन होता है जो कि है फ्लाई ऑफ द हैंडल। तो फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब भी सेम होता है। फ्लाई ऑफ द हैंडल मतलब कि टू बिकम एंग्री अनएक्सपेक्टेडली और सडनली। तो जब भी आप एकदम से गुस्सा हो जाएं, तो उसकी तरह उसी जगह पर आप फ्लाई ऑफ द हैंडल का भी यूज कर सकते हैं या फिर फ्लिप आउट का भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। He flies off the handle at slightest things.
He flies off the handle at slightest thing, मतलब कि वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है. He flies off the handle at slightest things. अगला सेंटेंस, He tends to fly off the handle every time when he loses the game. इस तरह से फॉरेनर्स कहते हैं. He tends to fly off the handle every time when he loses the game. मतलब कि he tends to fly off the handle every time when he loses the game. मतलब कि वो अचानक से गुस्से में आ जाता है जब भी वो हारता है. तो इस तरह से हमको यूज करना है fly off the handle का. इसी तरह से आप flip out का भी यूज कर सकते हैं, fly off the handle का भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही सेम है. अगला एक्सप्रेशन, that was really iffy. That was really iffy का मतलब होता है something is uncertain, जो कि अनिश्चित है, एकदम से हो जाने वाला, कि जिसकी हमने कहें तो इमेजिनेशन नहीं किया हो और वो हो गया, उसे कहा जाएगा something is iffy. इसी तरह से doubtful in quality, मतलब कि किसी चीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप उसे iffy कह सकते हैं. जैसे कि iffy smell, अगर किसी चीज में से बहुत बुरी स्मेल आ रही तो the smell is iffy, आप उसे इस तरह से कह सकते हैं. आइए देखते हैं सेंटेंस में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. Your chances of getting this job are iffy. Your chances of getting this job are iffy. मतलब कि तुम्हारी इस नौकरी को पाने के चांसेस जो हैं वो कम है या फिर ना के बराबर है. तो something is uncertain, जो कि अनिश्चित है, उसे आप कहेंगे iffy के यूज से. Your chances of getting this job are iffy. इसी तरह से The chances of winning this game are iffy. मतलब कि इस खेल को जीतने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम है या फिर रेयर है, अनिश्चित है कि वो जीत पाएंगे. इसी तरह से आप उसे यूज कर सकते हैं. स्मेल के सेंस में आप उसे किस तरह से यूज कर सकते हैं वो सेंटेंस भी देख लेते हैं. The food is a bit iffy. The food is a bit iffy. मतलब कि जब भी आपको फूड में से कोई बुरी स्मेल आए, बुरी स्मेल के हम स्टिंक का भी यूज करते हैं. स्टिंक मतलब कि बुरी स्मेल आना. तो जब भी आपको बहुत बेकार से कोई बदबू आए उसमें से, मीन्स यहां पर हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. तो यहां पर इफ समथिंग इज नॉट गुड इन क्वालिटी विल यूज द वर्ड इफी. द फूड इज अ बिट इफी, मतलब कि थोड़ा सा इसमें से बुरी बदबू आ रही है. इस तरह से हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड इफी का. अगला एक्सप्रेशन है इट्स अ बिट प्राइजी. It's a bit pricey का मतलब होता है it is expensive. If you visit any shop where the price is cheap and all of a sudden you visit a big shop that is out of expense, you see the same thing, same quality, same cloth on a big shop, and when you see the price tag, what will you say? Oh, it's a bit pricey. It's a bit pricey because you already gone through an austere shop that is in your expense, but when you visit a big shop that is out of your expense, the reaction is obvious. तो यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जब भी आप कोई महंगी चीज देख लें, किसी छोटी शॉप से आपने कोई चीज खरीदी, बड़ी शॉप पे भी वही चीज है, लेकिन जब आपने देखा कि यार इसका प्राइस तो बहुत ज्यादा है, तो आपकी रिएक्शन क्या होगी? इट्स अ बिट प्राइजी. द कैफे इज बिट प्राइजी बट फूड इज वंडरफुल. द कैफे इज अ बिट प्राइजी बट फूड इज वंडरफुल. मतलब कि जो कैफे है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, महंगा है, लेकिन वहां का खाना बहुत ही अच्छा है. इस तरह से हमें यूज करना है इस पर्टिकुलर वर्ड, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन अ बिट प्राइजी को. इसी तरह से The tickets were a bit pricey but the show was excellent. The tickets were a bit pricey but the show was excellent. मतलब कि जो टिकट्स थी वो थोड़ी महंगी थी, लेकिन जो शो हमने देखा उसमें तो पैसा वसूल हो गया. इस तरह से हमें यूज करना है it's a bit pricey को, जिसका मतलब होता है something is expensive. अगला एक्सप्रेशन है down in the mouth. फॉरेनर्स इसे कहते हैं down in mouth. These days is down in mouth. Down in the mouth का मतलब होता है someone is very depressed or someone is dejected. Means जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया हो, अचानक से कुछ हुआ और वो डिप्रेशन में चला गया, उसे कहा जाएगा down in the mouth. आइए समझते हैं सेंटेंस में. He is looking very down in the mouth these days. फॉरेनर्स इसे किस तरह से कहेंगे? He is looking down in the mouth these days. He is looking down in the mouth these days. Looking को looking. फॉरेनर्स looking को looking पढ़ते हैं. जितने भी जी वाले साउंड होते हैं, डांसिंग, फैंसिंग या फिर जो हमने अभी कहा लुकिंग, वो जी को वहां से हटा देते हैं और सीधे एन तक ही प्रोनाउंस करते हैं. डांसिंग, लुकिंग, फैंसिंग, इस तरह से.
तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, ही इज लुकिंग अ बिट डाउन इन द माउथ या ही इज लुकिंग डाउन इन द माउथ दीज डेज, मतलब कि यहां पर कहना ये चाह रहे हैं कि वो डिप्रेस दिखाई दे रहा है इन दिनों। क्या कारण है नहीं पता, लेकिन वो इन दिनों डिप्रेस दिखाई दे रहा है। माइकल इज डाउन इन माउथ एवर सिंस हिज डॉग डाइड, इसका मतलब होता है कि माइकल जो है वो डिप्रेशन में या डिप्रेस या फिर सैड है। क्यों सैड है, जब से उसका डॉग मरा है, मतलब जब से उसका डॉग मरा है वो डिप्रेशन में है, इस तरह से उसे आप कह सकते हैं। माइकल इज डाउन इन माउथ एवर सिंस हिज डॉग डाइड। अगला एक्सप्रेशन है अ बैड एग। अ बैड एग का मतलब होता है अ करप्ट और अनरिलायबल पर्सन, मतलब जिस पर भरोसा ना किया जा सके ऐसा पर्सन। देखिए दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है ट्रस्टिंग और एक होता है ट्रस्ट वर्दी। ट्रस्टिंग मतलब जो दूसरों पर भरोसा करता हो। मान लीजिए आपने किसी के 2-4 काम कर दिए और आप पर भरोसा करने लग गया, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि आप ट्रस्टिंग हो या फिर अनट्रस्टेड पर्सन हो, लेकिन उससे ये पता है कि आपने उसको काम कर दिया तो वो आपको ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, तो वो ट्रस्टिंग हो गया। तो ट्रस्टिंग क्या होता है, जो दूसरों पर भरोसा करता है। ट्रस्टवर्दी जिस पर भरोसा किया जा सके। ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी, वो भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि भरोसे के लायक नहीं है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो जिस पर भरोसा किया जा सके उसे कहा जाएगा ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से यूज किया जाएगा। ही इज अ बैड एग, आई डोंट ट्रस्ट हिम। ही इज अ बैड एग, आई डोंट ट्रस्ट हिम, मतलब कि वह एक कहे तो अनरिलायबल पर्सन है, मैं उस पर भरोसा नहीं करता। वह एक अनरिलायबल पर्सन है, मैं उस पर भरोसा नहीं करता, मतलब विश्वासघाती है, उस पर विश्वास करना मतलब मूर्खता पालना है। इस तरह से उसे आप कह सकते हैं। At first I trusted him, but soon I found he is a bad egg. At first I trusted him, but soon I found he is a bad egg. मतलब कि पहले तो मैंने उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन फिर मुझे पता चला वो तो विश्वासघाती है, मतलब उस पर तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता, वो एक अनरिलायबल पर्सन है। इस तरह से आप यूज करते हैं अ बैड एग का। अगला एक्सप्रेशन जो कि बहुत ही प्यारा है एक्सप्रेशन है आई एम ऑन माई लास्ट लेग्स। आई एम ऑन माई लास्ट लेग्स का मतलब होता है आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, और बहुत से केसेस में इसका यूज किया जाता है नियर टू डेथ, मतलब ज्यादा इसका यूज किया जाता है कि एक्सट्रीमली टायर्ड, अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा थक गया है वहां पर ज्यादातर इसे यूज किया जाता है आई एम ऑन माई लास्ट लेग्स। या फिर इसे रेयरली यूज किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है, ओल्ड एज हो चुका है और वो मरने की कगार पर है, ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, तब आप उसे यूज कर सकते हैं ये कहने के लिए कि ही इज नियर टू डेथ। तब आप कह सकते हैं उसे कि ही इज ऑन हिज लास्ट लेग्स। आइए देखते हैं इस सेंटेंस में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। We were walking all day long and I was on my last legs when we reached the hotel. मतलब कि हम पूरे दिन से घूम रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा थक गया था जब हम होटल पहुंचे। इस तरह से आप उसे यूज कर सकते हैं। Walking all day long, I was on my last legs when we reached the hotel. इस तरह से फॉरेनर्स उसे कहते हैं। जब आपको लग रहा हो कि कोई मरने जैसा है या फिर मर सकता है, तो आप उसे किस तरह से कह सकते हैं? It looks that his grandfather is on his last legs. It looks that his grandfather is on his last legs. मतलब कि ऐसा लग रहा है कि उसके ग्रैंडफादर मरने वाले हैं, मरने जैसे हैं। उस तरह से हम उसे यूज कर सकते हैं। अगला एक्सप्रेशन है you are like a doofus. You are like a doofus का मतलब होता है you are stupid person. तो जब भी आपको कहना हो कि stupid person, तो आप doofus का यूज कर सकते हैं। वो लोग इसे you are like a doofus कहते हैं, हम लोग यहाँ पर जनरली स्टूपिड पर्सन बोलकर खत्म कर दिया, स्टूपिड वो लोग कहते हैं ये डूफस। अगला एक्सप्रेशन है हाय आयुष, व्हाट आर यू सेइंग, यू आर ब्रेकिंग अप। किसका ब्रेकअप, क्या बोल रहा है तू ये? यू आर ब्रेकिंग अप मैन, यू आर ब्रेकिंग अप। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ब्रेकअप क्या ब्रेकअप? व्हाट डज इट मीन? यू आर ब्रेकिंग अप मीन्स यू आर नॉट। क्या कह रहा है यार? वेट। किसका ब्रेकअप हो गया? अगला एक्सप्रेशन है ब्रेकिंग अप। ब्रेकिंग अप का मतलब होता है आई कांट हियर यू प्रॉपरली। जब भी हम किसी व्यक्ति को ऐसा समझे कि यार उसकी आवाज हमको प्रॉपरली नहीं आ रही है, तो हम क्या कहेंगे? ब्रेकिंग अप। यहाँ पे मैंने आयुष से बात की तो आयुष को ऐसा लग रहा था कि उसका ब्रेकअप हो गया, तो वो कह रहा व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू सेइंग, लेकिन इसका मतलब है कि आयुष को मैं सुन नहीं पा रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ यू आर ब्रेकिंग अप। यू आर ब्रेकिंग अप मतलब कि मैं तुम्हें ध्यान से अच्छे से सुन नहीं पा रहा हूँ, प्लीज बाहर आओ, मैं तुम्हें अच्छे से सुन नहीं पा रहा हूँ। प्लीज कम आउटसाइड, यू आर ब्रेकिंग अप।
प्लीज कम आउटसाइड, यू आर ब्रेकिंग अप। बाहर आओ, मैं तुम्हें प्रॉपरली सुन नहीं पा रहा हूं। इस तरह से हम यूज करते हैं ब्रेकिंग अप का। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूं आपको अच्छे से इंग्लिश सिखाने का। आप भी अपनी तरफ से ट्राई कीजिए। यहाँ पर सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, ना जाने क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर अगर वीडियो आपको पसंद आती तो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें नॉलेज मिले। मैं नहीं जानता कि आप किस किस से शेयर करते हैं या कि नहीं करते हैं। अगर नहीं करते तो प्लीज शेयर कीजिए ताकि उन तक ये नॉलेज पहुंचे। मैं यहाँ से अपना एफर्ट लगा रहा हूं, आप भी अपना एफर्ट लगाइए तो यहाँ पर दुगनी तरह से हम इंग्लिश को सीख पाएंगे और समझ पाएंगे, ताकि मैं भी आपको समझ पाऊंगा और आप भी मुझे समझ पाएंगे। तभी हम इंग्लिश अच्छे से सीख पाएंगे। तो यहाँ पर आप भी अपना एफर्ट दीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। लाइक्स भी बहुत कम हो चुके हैं, सब्सक्राइबर्स भी कम हैं, तो प्लीज यहाँ पर एफर्ट लगाइए थोड़ा सा, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेकर आता रहूं। क्योंकि अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं आपको मोटिवेट करूंगा, वैसा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन वो एफर्ट नहीं लगेगा आपकी तरफ से तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि आपको चीजें समझ में कम आ रही हैं। तो प्लीज चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।